एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस अगर हुआ है तो क्या चेंजेस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, वो सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। इट्स अ सिंपल चैप्टर, क्यों रीजन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के आगे, एंड छोटी छोटी जो चीजें हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देयर आर शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल याद करना है, एंड गिव रीजंस जो है वो आपको, जैसा आप याद करते हो नोट से, वो आपको याद करना है गाइड से, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी देयर आर बेसिकली केमिकल रिएक्शंस पे आने से पहले वी विल स्टडी द टू टाइप्स ऑफ चेंजेस occurring in nature. The one is physical change and the other is chemical change. Physical change and chemical change. फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये स्टडी करना सारी, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। सपोज हम लोगों ने एक बीकर लिया है, बीकर में हम लोगों ने आइस क्यूब ले लिया, क्या लिया हुआ है, आइस क्यूब। तो आइस क्यूब का स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगा, सॉलिड, इट इज सॉलिड इन शेप, बराबर। इस आइस को मैं हीट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर, ठीक है। क्या होगा आइस को हीट करेंगे तो आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, है ना, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मेल्ट होके क्या बनेगा, लिक्विड या वाटर, है ना, लिक्विड या वाटर बनेगा। तो आइस को जब मैंने हीट किया तो इट टर्न्स इनटू वाटर, इट टर्न्स इनटू वाटर, राइट। आइस जो है वो सॉलिड शेप में था और जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो वो लिक्विड शेप में आ गया, बराबर। सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया। सॉलिड किस पे कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्या आइस का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हुआ है, आइस का कॉम्पोजिशन, इट मींस कि आइस जो है वो वाटर ही है या नहीं, आइस वाटर ही है ना, पानी ही है। और जब मैंने उसको हीट किया तो वो वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका मेन कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज, पानी ही है दोनों भी, आइस भी वाटर है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है क्या नहीं, और वाटर लिक्विड फॉर्म में, राइट। तो सच काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। इस तरह के चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, जिसपे जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आया हुआ, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज नहीं हुआ, समझना, सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हुआ, सॉलिड से किस में आया, लिक्विड में आया। तो सच अ चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, a change in which only states of matter changes, there is no change in original composition of matter, originally जो present था बाद में भी वो वही present है। such a change is called as physical change, right। अच्छा, क्या मैं वाटर को वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, फ्रीज कर दो, वाटर को कूल कर दो, तो अगेन वाटर गेट कवर्ड इनटू आइस, मतलब लिक्विड गेट कवर्ड इनटू सॉलिड। तो वी कैन से फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज, उसको हम मैं वापस से रिवर्स कर सकता हूं, रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस को हीट करो वाटर बनेगा,
वाटर को फ्रीज करो या कूल करो तो क्या बन जाएगा, वापस से आइस बन जाएगा. तो सच ए चेंज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज. या वी कैन से फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज. टेम्पररी कुछ ही टाइम के लिए चेंज हुआ है क्या नहीं. आइस जो है वाटर ही बन गया, वाटर वापस से आइस नहीं बन सकता क्या, बन सकता. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी चेंज या रिवर्सिबल चेंज. समझ में आया. तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज? इट इज अ चेंज इन विच ओनली state of matter changes. There is no change in original composition of matter. It is a reversible change या फिर टेम्पररी चेंज. उस तरह का चेंज जो कि हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं. और ये जो चेंज आया है वो किस वजह से आया हुआ है? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ चेंज इन, देखो आइस था, आइस को जब मैं हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना. जब भी मैं कोई सब्सटेंस को हीट करूंगा तो टेम्परेचर क्या होगा उसका, बढ़ेगा. तो बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर आइस गेट कवर्ड इनटू वाटर. ऑन द अदर हैंड जब मैं वाटर को फ्रीज करूंगा तो मैं टेम्परेचर लो कर रहा हूं. टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, लो कर रहा हूं. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट. तो फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर या वी कैन से ड्यू टू चेंज इन प्रेशर. ड्यू टू चेंज इन प्रेशर का एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल बलून. बलून में हम हवा डालते हैं, एयर ब्लो करते हैं तो ब्लो हो जाता है, ब्लोन आउट है क्या नहीं. जैसे सारा एयर निकाल दो तो वापस से वो ओरिजिनल में आ जाता है क्या नहीं. तो इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज, इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज. वो भी क्या है, फिजिकल चेंज. आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर. सन की जब हीट पड़ती है वाटर पे तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है. एंड वो इवेपोरेट जब जाता है इट कंडेंस एंड अगेन वो इवेपोरेट होकर लिक्विड फॉर्म में वो रेन बन के नीचे गिरता है. तो सच काइंड ऑफ चेंज इज अ फिजिकल चेंज. समझ में आया सबको? एनी डाउट? फिजिकल चेंज क्यों हुआ फिजिकल चेंज? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. क्लियर है? तो इफ यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग? A change which takes place due to change in temperature या pressure, due to change in temperature या फिर pressure. A change which takes place due to change in temperature, pressure, because of which only states of matter changes. क्या चेंज हो रहा है? Changes is called physical change. Understood? His states of matter change. Second point, there is no change in original composition of matter. ये लाइन समझ में आई सबको? Original composition of matter. Clear है? Physical change is a reversible change. It is a या फिर स्लैश करके इट इज अ टेम्पररी चेंज. कैसा चेंज है ये? टेम्पररी चेंज. 3 पॉइंट लिख दिया. 4th पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिख दो. आइस को क्या करेंगे हम लोग,
हीट, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो वापस से दूसरे साइड पे भी एरो डालो, कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आइस हो जाएगा, है क्या नहीं? सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अंडरस्टूड? समझ में आया? फिजिकल चेंज। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो केमिकल चेंज। इन ए केमिकल चेंज, इफ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, अगर स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ साथ में ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया? ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, एंड सच अ चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या नहीं? तो बिकॉज ऑफ चेंज अगर हम इसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगता है आपको, मिल्क और कर्ड दोनों सेम है? जिस तरह से आइस और वाटर दोनों सेम थे, क्या मिल्क और कर्ड सेम है? नहीं, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मिल्क इज स्वीट इन टेस्ट, whereas कर्ड इज sour इन टेस्ट, है ना? तो अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो मिल्क इज इन लिक्विड स्टेट, whereas कर्ड इज सेमी सॉलिड स्टेट। वेरी गुड, सेमी सॉलिड स्टेट है। समझ में आ रहा है? तो कॉम्पोजिशन ऑल टुगेदर चेंज हो गया है, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। क्लियर है? क्या मैं वापस से कर्ड को मिल्क बना सकता हूं? नहीं, तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज, इट इज इरिवर्सिबल, वापस से चेंज नहीं कर सकता। एक बार हो गया मतलब वो हो गया, वापस से मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता। मतलब दैट इज अ परमानेंट चेंज। कैसा चेंज है वो? एक बार हो गया मतलब हो गया, वापस से उसको करना, तो इट इज अ परमानेंट चेंज। सच ए चेंज इज अ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, मिल्क चेंजेस टू कर्ड, मिल्क चेंजेस टू कर्ड। समझ में? डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो भी खाना खाते हैं स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है, तो एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो वापस से वो अनडाइजेस्ट हो सकता है क्या? नहीं, तो दैट्स अ केमिकल चेंज। द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, देखिए अभी आम का सीजन था, मैंगो का, तो एक बार फ्रूट राइप हो गया, पक गया, तो वापस से कच्चा होगा, तो इट इज अ केमिकल चेंज, है ना? फिर इवेपोरेशन ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स, पता है आपको नेफ्थलीन बॉल जो कबर्ड वगैरह में रखते हैं, व्हाइट कलर का होता है नेफ्थलीन बॉल, अरे वो भी इवेपोरेट करता है ना, तो एक बार वो इवेपोरेट कर गया तो कर गया ना, वापस से बनेगा नेफ्थलीन? नहीं बनेगा। तो सच आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। समझ में? तो अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे आप बताओ? A change which takes place due to change in temperature, pressure, because of which not only the states of matter changes but also the original composition of matter changes। ओरिजिनल कॉम्पोजिशन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है क्या नहीं? तो सेकेंड पॉइंट में यू कैन राइट द सेम, there is change in original composition of matter। थर्ड पॉइंट, it is a irreversible change या फिर
परमानेंट चेंज, गेटिंग इट, समझ आ रहा है। फोर्थ में आप एग्जांपल मेंशन कर दो, क्या, मिल्क टर्न्स इनटू, मिल्क टर्न्स इनटू, क्लियर, समझा? व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रहा। व्हेयरएज इन केमिकल चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ साथ में ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल, राइट? एग्जांपल समझना, दोनों भी एग्जांपल, क्लियर? एनी डाउट? कॉपी करो। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, कॉपी करने से पहले पेज नंबर 30 पे देयर आर सर्टेन एग्जांपल गिवन, उस पे हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। इसमें से कोई भी 6 आता है क्लासिफाई करने के लिए, और आया होगा बोर्ड एग्जाम में। ये आपको नोटबुक में लिखना है, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिस्टिंग्विश यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल, और वो आपको घर पे करना है, ठीक है? टेबल घर पे कंप्लीट करना है, क्लियर? चलो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा चेंज है। ये फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, एक बार खाना बन गया तो वापस से वो ओरिजिनल पेज पे आ जाए क्या? नहीं, इट्स अ केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट होगा, वापस से कंडेंसेशन होकर के वापस से वो रेन के फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में आ सकता है ना? डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्था बॉल एक्सपोज टू एयर, केमिकल चेंज। स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल बाय द लेमन जूस, ये क्या है? टाइल होती है जिसको कडप्पा टाइल कहते हैं। कुछ दिनों बाद, महीनों बाद उसकी शाइन चले जाती है, तो हम लोग लेमन ना, लेमन, लेमन विटामिन सी, सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर, राइट? वो लेमन रब करते हैं हम लोग उस टाइल के ऊपर, तो रब करने से उसकी शाइनिंग वापस आ जाती है। बट कुछ दिनों के बाद वापस शाइन चली जाएगी ना, व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। जब उसको एयर में ऐसा खुला छोड़ दो टाइल को, तो वापस से शाइन चली जाएगी। फिर वापस से लेमन यूज करो, वापस से रब करो, फिर शाइन आएगी। तो इट इज रिवर्सिबल, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, केमिकल चेंज है। अगर कोई भी हाइट से अगर कोई भी ग्लास ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, तो वो टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। एक बार जब वो टूट गया है तो उसके पीसेस जो है ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, राइट? तो पीसेस हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, समझ में? हाँ, उसको रिसाइकल कर लेंगे, ठीक है, उसके पीसेस को लेकर के कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट बना देंगे उसके पीसेस से, बट उसको जोड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्लियर? तो इसलिए उसको क्या बोला गया? केमिकल चेंज, क्लियर? तो ये टेबल आपको कॉपी करने का रहेगा घर पे जा करके, फिर अभी आप डिस्टिंग्विश कॉपी करोगे, कॉपी करो। केमिकल चेंज में होता है क्या है वो देखते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है ना? तो जनरली उसमें होता क्या है? ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो रहा है ना? अब ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे एंड कुछ बॉन्ड बन रहे हैं। कुछ बॉन्ड क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे, तो कुछ बॉन्ड क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। लोग कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का पाउडर होता है, इट्स अ ब्लू कलर पाउडर, ठीक है? इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट। उसके अंदर मैं जिंक डस्ट ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं उसके अंदर? जिंक डस्ट ऐड करता हूं। बट ये जो कॉपर सल्फेट जो है ना, यहां पर फिलहाल ब्लू कलर के पाउडर को पानी में डालने पर उसको एक्वस बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? एक्वस। जो ब्लू कलर का जो पाउडर है ना, उसको पानी में डाल दिया गया, तो वो क्या बन जाएगा? एक्वस बन गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल नमक, सॉल्ट, सॉल्ट को पानी में डाल दो और उसको स्टर करो,
क्या बन जाएगा उसका, वो एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्व का क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन। तो द वर्ड एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है उसके अंदर, वाटर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, वाटर। तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट है ना वो एक्वस है, समझ में आ रहा है। उसको रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ में, तो यहां पर कुछ केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज होने पर इट इज फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज लिबरेटेड। कॉपर को अलग निकाल दिया गया और जिंक सल्फेट फॉर्म किया गया। तो यहां देखो क्या हो क्या रहा है, जिंक ने सल्फर के साथ में या सल्फेट के साथ में एक बॉन्ड बनाया और सल्फेट ने कॉपर के साथ में बॉन्ड क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो मैंने आपको इसके पहले क्या बोला, कुछ बॉन्ड क्या हुए हैं, ब्रेक हुए, एंड कुछ बॉन्ड क्या हुए हैं, बने, फॉर्म्ड हुए, है कि नहीं। तो यहां पर सल्फेट ने कॉपर के साथ में बॉन्ड तोड़ दिया, तो किसके साथ में नया बॉन्ड बनाया, जिंक के साथ में नया बॉन्ड बनाया। इसलिए प्रोडक्ट में क्या बना है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज गिवन आउट। कॉपर बेचारा अकेला हो गया, बॉन्ड तोड़ दिया, तो बॉन्ड तोड़ेगा तो अकेला हो जाएगा। तो वही हुआ है यहां पर। तो रिएक्टेंट साइड पे इसे रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिएक्टेंट। जो एरो के लेफ्ट साइड में है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एरो के राइट साइड में क्या कहते हैं, उसको प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट्स। एरो के लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, बराबर ध्यान देना, रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट साइड में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कहां हुई, रिएक्टेंट साइड पे हुई, है क्या नहीं। और नए बॉन्ड कहां बन रहे, प्रोडक्ट साइड। बॉन्ड की ब्रेकिंग कहां हो रही है, रिएक्टेंट साइड पे, एंड बॉन्ड बन कहां रहा है, न्यू बॉन्ड कहां बन रहा है, प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड क्या हो रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड में है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट साइड में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और ये पूरे को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं पूरे को, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल चेंज हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, केमिकल चेंज। अब मैं वापस से जिंक सल्फेट और कॉपर को रिएक्ट करके मैं वापस से ये नहीं बना सकता हूं, नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर जिंक सल्फेट को वापस से कॉपर के साथ में रिएक्ट करवा दो और वापस से ये बना दो, नहीं बनेगा, क्योंकि ये केमिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है, पुराने बॉन्ड बने, टूट गए, नए बॉन्ड बने हैं। समझ में आ रहा है। तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं है। तो केमिकल चेंज हो गया हुआ, एंड जब केमिकल चेंज हुआ है तो उसको रिएक्शन के थ्रू लिखना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या ये, केमिकल रिएक्शन। और आप देखो इस केमिकल रिएक्शन को मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा। वर्ड फॉर्म समझ में आता है आपको। मैंने कॉपर सल्फेट को वर्ड के फॉर्म में लिखा, जिंक डस्ट को वर्ड के फॉर्म में, जिंक सल्फेट को और कॉपर को भी वर्ड के फॉर्म में लिखा। दैट इज व्हाई दिस अबव इक्वेशन इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन। अब अगर ये जो मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा हूं, अगर मैं इसका केमिकल सिंबल यूज करूं, क्या यूज करूं, लेट्स यूज केमिकल सिंबल। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक डस्ट को Zn रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर इज C। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। तो ये वर्ड इक्वेशन था और उसको नॉर्मली सिंबॉलिक फॉर्म में लेकर आया गया हुआ है। नाउ दिस नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें हम लोगों ने केमिकल सिंबल का यूज किया। किसका यूज किया हुआ है, केमिकल सिंबल का। क्लियर। तो यहां देखो जिंक ने जो है सल्फेट के साथ में बॉन्ड बनाया,
या इन अदर वर्ड आई कैन से जिंक ने कॉपर को हटा दिया। जिंक ने क्या किया है? कॉपर को उसकी जगह पे आ गया। कॉपर को बोला तू हट जा भाई, कॉपर को हटा दिया है ना। प्रोडक्ट साइड में देखो आप, कॉपर की जगह पे कौन आया हुआ है? जिंक आया हुआ, कॉपर को हटा दिया है ना। तो वर्ड इक्वेशन समझ में आपको? वर्ड इक्वेशन कब लिखते हैं? जैसे किसके फॉर्म में लिखते हैं? यूजिंग वर्ड फॉर्म। और अगर मैंने उसको केमिकल सिंबल के फॉर्म में लिखा तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? केमिकल चेंज होता है तो होता क्या है? बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक भी होते हैं, और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं? फॉर्म भी होते हैं। समझ में आ रहा है? बॉन्ड कहां ब्रेक होंगे? रिएक्टेंट साइड पे। बॉन्ड कहां बनेंगे? रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट्स कहते हैं। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? एरो के राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। समझ में आया? तो केमिकल चेंज जरा हम लोग रीड करते हैं, ठीक है? कहां से रीड करना है आपको पता है? पेज नंबर 31 फाइंड आउट के नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो रीड करना है आपको, ठीक है? इसमें सारा चीज जो मैंने अब तक एक्सप्लेन किया हुआ है वो सारा चीज लिख के दिया हुआ है आपको, ठीक है? कौन रीड करेगा? बॉयज में से कोई रीड करो। हाँ, रीड करो आप। Physical change takes place due to change in the parameters such as temperature, pressure. Often a physical change is reversible. The composition of matter remains the same in a physical change. For example, ice is transformed from water on heating and water is transformed into ice on cooling. क्लियर है? यही एक्सप्लेन किया है मैंने आपको फिजिकल चेंज के बारे में। ऑन द कॉन्ट्ररी केमिकल चेंज एक्सप्लेन कर रहा है, देखो आप। On the contrary, if the composition of matter changes during a process, then it is called a chemical change. When we call a particular process or phenomena as a chemical change, some chemical reaction are taking place in the concerned manner. A chemical reaction is a process in which some substance undergo bond breaking and are transformed into new substance by formation of new bonds. समझ में आया? तो जब केमिकल चेंज हुआ है तो केमिकल चेंज हुआ, उससे क्या समझ में आ रहा है? तो कुछ तो पुराने बॉन्ड क्या हुए? ब्रेक हुए, और कुछ नए बॉन्ड क्या हुए? क्लियर? आगे। The substance taking part in chemical reaction are called reactants, whereas the substance formed as a result of chemical reaction by formation of new bonds are called products. प्रोडक्ट। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है नहीं? तो जहां नया बॉन्ड बनता है, नया सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। आगे। For example, formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction. In this reaction, coal, carbon, and oxygen from air are the reactants, while carbon dioxide is the product. A chemical reaction is represented by writing a chemical equation. अभी यहाँ ध्यान देना। अभी आप मुझे बताओ कि हमारे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन कौन है? कॉपर सल्फेट और जिंक डस्ट। प्रोडक्ट कौन कौन है? कॉपर। समझ में आ रहा है? आगे। Chemical equation. Let us first look at the chemical reaction in the activity. A colorless solution of zinc sulfate, ZnSO4, is formed an addition of zinc dust to the blue solution of copper sulfate, CuSO4. This chemical reaction can be written in brief as follows. Aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust. देखो ये सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस है। एक्वस का मतलब बताया मैंने आपको। क्या मतलब है एक्वस का? ये पाउडर लिया है और पाउडर को एक फिक्स्ड रेशियो उसको वाटर में मिक्स कर दिया हुआ है। मतलब जैसा बोलते हैं ना कि 100 ml पानी लेना चाहिए और उसमें 30 ग्राम क्या कर दो आप? पाउडर डाल दो। ऐसा बोलते हैं ना, सुने? 100 ml पानी के अंदर 30 ग्राम क्या कर दो आप? पाउडर डाल दो, है क्या नहीं? तो वैसा रेशियो होता है। क्लियर है? तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। आगे। Aqueous solution of zinc sulfate plus copper.
simple way of representing a chemical reaction in word is called word equation. तो अगर मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन कहेंगे. A word equation can be written in a further condensed form by using chemical formula as follows. तो केमिकल फॉर्मूला यूज करके मैंने लिखा हुआ है, कंडेंस फॉर्म में छोटा कर दिया है ना. अभी इतना पूरा स्पेलिंग लिखते रहने का, उससे अच्छा है कि इसको छोटा कर दो. कंडेंस फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म, थोड़ा छोटा कर दो, है क्या नहीं? CuSO4 plus Zn is equals to ZnSO4 plus इज इक्वल टू नहीं पढ़ना है उसको, गिव्स मतलब CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu. क्लियर है? वो एरो को क्या पढ़ना है? गिव्स. क्या दे रहा है वो हमको. the representation of chemical reaction in a condensed form using chemical formulae is called as the chemical equation. और इसको क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन कहते हैं. दोनों में डिफरेंस है, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में. वर्ड इक्वेशन में कैसे लिख रहा हूं मैं? वर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं. केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, सिंबल यूज कर रहा हूं. आगे. In the above equation, copper sulfate, CuSO4 and zinc Zn are the reactants. They react with each other to form copper particles Cu and a solution of a colorless zinc sulfate ZnSO4 as the products having totally different properties. The ionic bonds in the reactant CuSO4 breaks and the ionic bond in the product ZnSO4 is formed due to the reaction. तो यहाँ पर बैठ जाओ. यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, मैंने आपको बोला कि कॉपर सल्फेट के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है. तो कौन सा बॉन्ड है उनके बीच में? आयोनिक बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है? यू नो वेरी वेल आयोनिक बॉन्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़े थे. कैसे फॉर्म होता है आयोनिक बॉन्ड? बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, पॉजिटिव आयंस एंड, और कैटायंस और आयंस के बीच में क्या होता है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है क्या नहीं? तो वो वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पर. और जब जिंक सल्फेट का जो बॉन्ड बना है वो भी आयोनिक बॉन्ड ही है. वो भी कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड. मतलब एक आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दूसरा आयोनिक बॉन्ड बना है. क्लियर? समझा इतना? एनी डाउट? तब वो करना क्या है? आपको ये लिखना है पहले केमिकल चेंज में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, और उसके नीचे ब्लू कलर का लिख दो, या फिर ये लिखोगे तो उसके नीचे ब्लू कलर का लिखना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्ड इक्वेशन. और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल इक्वेशन. इसको लिख के ले लो. इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमको कुछ कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा. कुछ कन्वेंशन फॉलो करना है. कन्वेंशन टू बी फॉलोड while writing chemical equation. केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या कन्वेंशन फॉलो करने हैं? व्हाट डू मीन बाय कन्वेंशन? कन्वेंशन यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त. सबसे पहला, कल हम लोगों ने एक रिएक्शन देखे थे, इसका हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा था. कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. कल हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा था, एक्टिविटी 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था, बराबर. एरो के जो लेफ्ट साइड में है उसे कहते हैं रिएक्टेंट. क्या कहते हैं उसे? और एरो के राइट साइड में लगे क्या बोलते हैं? तो ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है? प्रोडक्ट्स. बराबर. तो रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो. एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है, एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट कहां लिखा जाएगा? एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट कहां लिखा जाएगा? एरो के राइट हैंड साइड पे. एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं, एरो को हम तो रीड करते हुए गिव्स बोलते हैं कि हाँ, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एरो का मतलब क्या? हाँ,
एरो का मतलब ये होता है इट रिप्रेजेंट अस द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एरो उस तरफ है तो इससे ये समझ में आता है कि कॉपर सल्फेट और जिंक रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं वो लोग, जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहे हैं, है क्या नहीं। और अगर मैंने एरो इस तरफ कर दिया तो इससे क्या समझ में आएगा आपको कि जिंक सल्फेट और कॉपर रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और जिंक बना रहे हैं। तो एरो का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है ना। फिलहाल तो ये पॉसिबल ही नहीं है, खाली यही पॉसिबल है, तो इसलिए एरो का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट व्हाट? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन बता रहा है। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है, पहला कन्वेंशन क्या ध्यान रखना है आपको? रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन दी द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है पॉइंट नंबर 1? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बहुत सिंपल है। इफ देर आर टू रिएक्टेंट और इफ देर आर टू प्रोडक्ट, तो वी इंसर्ट प्लस साइन इन बिटवीन देम। क्या इंसर्ट करते हैं हम लोग? प्लस साइन इंडिकेट करते हैं। प्लस साइन क्या करेंगे हम लोग? इंसर्ट करेंगे। इफ देर आर टू रिएक्टेंट और टू प्रोडक्ट, मान लो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है या दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो वो तीन प्रोडक्ट के बीच में या तीन रिएक्टेंट के बीच में हम क्या इंडिकेट करेंगे, क्या इंसर्ट करेंगे? प्लस साइन इंसर्ट करेंगे। सिंपल। देखो कॉपर सल्फेट एंड जिंक, दे आर द टू रिएक्टेंट, उसके बीच में हम लोगों ने क्या इंसर्ट किया? प्लस साइन। उसी तरीके से दो प्रोडक्ट है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, तो हम लोगों ने क्या इंसर्ट किया है? प्लस साइन इंडिकेट किया। क्लियर है? समझा पहले दो कन्वेंशन? पहला कन्वेंशन आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन दी एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ। सेकंड, इफ देर आर टू रिएक्टेंट और वी इंसर्ट प्लस साइन बिटवीन देम, उन दो के बीच में प्लस साइन इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? नाउ थर्ड कन्वेंशन। अभी थर्ड कन्वेंशन क्या बता रहा है? देखो केमिकल इक्वेशन से हमको क्या समझ में आता है बेसिकली, केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा जाता है, इसकी वजह क्या है, केमिकल इक्वेशन क्यों लिखना है? केमिकल इक्वेशन इसलिए लिखना होता है ताकि रिएक्शन किसके बीच में हुआ है, रिएक्शन ने प्रोडक्ट क्या बनाया, और हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो रिएक्टेंट का स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, वो सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये रिएक्शन, ये इक्वेशन को अगर आप बराबर ध्यान से देखोगे तो उसमें कॉपर सल्फेट ही खाली लिखा हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि कॉपर सल्फेट का पाउडर फॉर्म होता है जो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो अगर मान लो ये लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में अगर मान लो मैंने कोई स्टूडेंट को बोल दिया कि भाई कॉपर सल्फेट लेकर क्या लेकर के जा करके, तो पता है वो पूरा लेबोरेटरी ढूंढते रहेगा कॉपर सल्फेट को। अगर मान लो उसको कोई कॉपर सल्फेट मिल भी गया, लेकिन जो मुझे चाहिए मैं उसको बोलूंगा भाई वो कॉपर सल्फेट ने दूसरा कॉपर सल्फेट लेकर आ, तो वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा सर ऐसे कितने कॉपर सल्फेट है। अब सुनना बराबर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। लैब के अंदर देयर आर डिफरेंट सेक्शन। कुछ पाउडर फॉर्म का जो भी केमिकल है उसको एक जगह पे रखा जाता है। जो एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म मतलब जिसमें पानी मिला हुआ है, उसका सेक्शन अलग रखा जाता है। देयर आर एसिड जो डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, तो वो सेक्शन अलग होता है क्या नहीं। देयर आर कॉन्सनट्रेटेड एसिड, कॉन्सनट्रेटेड मतलब प्योर है, जो क्या है इसमें पानी मिला हुआ नहीं है, उसका सेक्शन अलग होता है। तो अगर मैंने इसको बोल दिया भाई कॉपर सल्फेट जा करके लेकर के आ, तो इसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर कॉपर सल्फेट आप बोल रहे हो, आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए या एक्वस फॉर्म में चाहिए? मैं बोलूंगा यार गुड क्वेश्चन, जा एक काम कर पाउडर फॉर्म में वाले को लेके आए कॉपर सल्फेट। अब वो जाएगा सेक्शन में, कॉपर सल्फेट कौन से सेक्शन में जाएगा? ये जहां पर सारे पाउडर फॉर्म में सारे केमिकल रखे वहां जाएगा, और वहां आगे वो ढूंढते रहेगा
नाम, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब वो नाम से ढूंढ रहा है, थोड़ा टाइम भी लगेगा उसको, लेकिन अगर मैं उसको यहां से ये बोल के भेजू बेटा ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट, तो उसकी नजर कहाँ जानी चाहिए, फिर ब्लू कलर के फ्लास्क पे जानी चाहिए कि हाँ सर ने बोले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर का इंग्रेडिएंट सर्च करेगा, तुरंत ला करके वो मुझे दे देगा, सर कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म ब्लू कलर का है, ये रहा। अरे गेटिंग, समझ में आ रहा है? तो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दिया ना कि भाई कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में और ब्लू कलर का होता है, तब जाकर के वो सेशन में गया और तुरंत उठा करके लेकर के आया। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से हमारे को केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना है। क्या बनाना है? ताकि देख के समझ में आवे कि भाई जो भी केमिकल लिया गया है वो केमिकल का स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैसियस है, क्या वो एक्वस है क्या नहीं? तो हमको हमारे इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना है। क्या बनाना है? ताकि बच्चे पढ़े तो समझ में आवे कि भाई केमिकल का फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। टू मेक द इक्वेशन, टू मेक द more informative, we have to represent them as physical states of matter। हमको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, उसका फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेंशन करना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए हम क्या मेंशन करेंगे, एस। सॉलिड के लिए क्या मेंशन करेंगे, लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए आइदर एल यूज करेंगे या फिर ए क्यू यूज करेंगे। लिक्विड के लिए आइदर एल या फिर ए क्यू। अगर गैसियस है तो गैसियस के लिए आइदर जी या फिर अपवर्ड एरो, जी या फिर अपवर्ड एरो। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी गैस फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ रिलीज करता है। तो इसलिए जब भी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट कोई भी फॉर्म हुआ है तो उसके बाजू में हम लोग अपवर्ड एरो इंडिकेट करेंगे। समझ में आ रही है बात? गैसियस सब्सटेंस कुछ भी अगर फॉर्म्ड हुआ है तो हम लोग कैसे मार्क करेंगे, उसको अपवर्ड एरो से मार्क करेंगे, या फिर जी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सॉलिड के लिए क्या मेंशन कर रहा है, लिक्विड के लिए एल या फिर ए क्यू, और गैसियस के लिए जी या फिर अपवर्ड एरो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये इंफॉर्मेशन, अपने इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हमको फिजिकल स्टेट्स ऑफ केमिकल लिखना पड़ेगा। सॉलिड के लिए क्या मेंशन करेंगे, एस, लिक्विड के लिए एल या फिर ए क्यू, गैसियस के लिए जी या फिर अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो क्यों? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, बराबर। अच्छा, अभी एक और एक सिंबल बचा है थर्ड पॉइंट में। कभी कभार कुछ केमिकल डिसॉल्व नहीं होते, कुछ केमिकल क्या नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल, दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। तो अगर वो डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो हमारे टेस्ट ट्यूब में कहां जाके बैठ जाएंगे, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड जाकर के वो सेटल हो जाएंगे। मान लो ये लेयर है वाटर का, या कोई भी केमिकल का लेयर है, अगर कोई भी सॉलिड ऐसा है जो इनसॉल्युबल है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ, जो डिसॉल्व, तो वो जाकर के इस तरह से नीचे जाके क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। और इस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं इसे? प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जब भी कोई रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हम उसको डाउनवर्ड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डाउनवर्ड एरो। क्यों डाउनवर्ड एरो से? क्योंकि वो सब्सटेंसेस, वो इनसॉल्युबल सॉलिड, वो प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ जाकर के सेटल हो गया हुआ है, टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ जाकर के वो क्या हो गया है, सेटल हो गया हुआ है। तो उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाउनवर्ड एरो फॉर्म हुआ तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये अनडिसॉल्व सब्सटेंसेस है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इसलिए हम लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है, डाउनवर्ड एरो। तो ये सारी चीजें इफ रिक्वायर्ड तो इक्वेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ लिया है तो मैं अब इस इक्वेशन को प्रॉपरली आपको लिख के बताता हूं। CuSO4 हम लोगों ने क्या लिया था, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया था। क्या लिया था? और फिर हम लोगों ने जिंक डस्ट ऐड किया था। जिंक डस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बराबर। फिर क्या फॉर्म हुआ था, जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ था, यह एक्वस रहेगा। क्या रहेगा ये? एंड कॉपर जो है वो रिलीज हुआ था इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो अब देखो फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया मैंने, क्लियर?
तो अब इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगा, हाँ कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, एक्वस फॉर्म में। तो वो कॉपर सल्फेट जब मैं उसको लाने बोलूंगा तो वो कहाँ जाएगा, एक्वस वाले सेक्शन में जाकर के कॉपर सल्फेट लेकर आएगा। और उसका एक्वस सॉल्यूशन भी ब्लू कलर का ही होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। क्लियर, समझ में आया? थर्ड पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? बोलो। टू मेक द इक्वेशन more informative, we have to mention physical state of the matter. Example for solid, liquid के लिए, gaseous के लिए, if there is insoluble solid, it is called as, and we indicate them as downward arrow. Clear? समझ में आया? तीनों भी पॉइंट क्लियर है? पहला, are written on the product, arrow indicate, फिर if there are, समझ में आया? और ये तीसरा पॉइंट अभी हम लोगों ने क्लियर है। नाउ वी विल सी द फोर्थ पॉइंट। अब होता क्या है, कभी कभार कुछ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट सप्लाई करना पड़ता है। कुछ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो जब हम बाहर से हीट सप्लाई करते हैं, बाहर से अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो हमारे इक्वेशन में हम कैसे लिख के बताएंगे कि हमने हीट सप्लाई किया? तो उसके लिए एक सिंबल है, ट्राइंगल। हीट का सिंबल क्या है? ट्राइंगल है। जब हम बाहर से हीट सप्लाई करेंगे तो वो हम ट्राइंगल से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ट्राइंगल से क्या करेंगे? हम डिनोट करेंगे। अब आप बोलेंगे तो वो ट्राइंगल कहाँ लिख के बताने का? एरो के ऊपर। कहाँ लिख के बताने का? एरो के ऊपर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल CaCO3, इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी सुना रहेगा इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट कलर का मार्बल जिसको कहते हैं, है क्या नहीं? इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को मुझे हीट करना है। क्या करना है? तो मैं हीट कर रहा हूं ना, तो वो मैं कैसे बताऊंगा? बाय यूजिंग सिंबल ट्राइंगल। ट्राइंगल सिंबल से बताऊंगा। वो ट्राइंगल सिंबल कहां लिख के बताऊंगा? एरो के ऊपर। तो जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। इट ब्रेक डाउन या इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस था तो अपवर्ड एरो से इंडिकेट करो बाय यूजिंग पॉइंट नंबर 3। समझ में आ रहा है या नहीं समझा? तो फोर्थ पॉइंट में वो हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इफ यू वांट टू सप्लाई हीट फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड तो हमको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा? ट्राइंगल सिंबल इंसर्ट करना पड़ेगा। कहां पर? एरो के। अभी जैसे कि हम खाना बना रहे तो हीट करते हैं ना या नहीं करते? तो वो हीट कहां लिख के बताएंगे हम? एरो के ऊपर। ठीक है, अच्छा। अब कभी कभार ऐसा होता है, यहां तो हम लोगों ने हीट सप्लाई किया प्रोडक्ट बनने से पहले, है ना? हीट सप्लाई किया। कभी कभार हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? कहां से? प्रोडक्ट साइड से। कहां से? कभी कभार हीट रिलीज होती है, एग्जिट होती है। कहां से? प्रोडक्ट साइड से हीट क्या होती है? एग्जिट होती है। जैसे कि ये वाला रिएक्शन, अब ये रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। CuSO4 जो कि क्या है? एक्वस प्लस जिंक सॉलिड है। इट इज फॉर्मिंग व्हाट? जिंक सल्फेट एक्वस और कॉपर सॉलिड प्लस हीट। इस रिएक्शन के अंदर हीट क्या होती है? बाहर रिलीज होती है। तो जब प्रोडक्ट साइड से हीट बाहर रिलीज होगी तो हमको प्रोडक्ट में भी प्लस करके हीट मेंशन करना पड़ेगा। समझा? जब प्रोडक्ट साइड पे हीट बाहर निकलेगी तो हम कैसे मेंशन करेंगे? प्रोडक्ट साइड पे प्लस करके हीट लिख के बताएंगे।
और जब हम हीट सप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड से तो एरो के ऊपर ट्राइंगल का सिंबल, और प्रोडक्ट साइड से अगर हीट निकलेगी तो प्रोडक्ट की तरफ हीट करके मेंशन करेंगे। क्लियर? समझा? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो है बेसिकली वो हीट को लेके बता रहा है। क्लियर है? अंडरस्टूड? नाउ पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ कन्वेंशन। अब फिफ्थ कन्वेंशन क्या है? कभी कभार कुछ रिएक्शन को जब हम हीट करते हैं, कुछ रिएक्शन को हम लोग अगर हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाना बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे ना तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट हो गया। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए सर्टेन कंडीशंस टू बी फॉलोड, कि ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो ही रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, अगर हम हीट करते हैं, कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है ना, या कम होता है? जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर क्या होएगा? बढ़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक के उसको हीट करवाना है, तो वो टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वेजिटेबल ऑयल, सॉरी, वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास करूं, क्या करूं? और अगर मैं इसको हीट करूं, क्या करूं? मतलब वेजिटेबल ऑयल लिया है, हाइड्रोजन गैस पास किया हुआ है और उसको मैं हीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अच्छा, कब तक हीट करना है? जब तक के टेम्परेचर कहां नहीं पहुंच जाता? 60 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। कहां नहीं पहुंच जाता? तो ये 60 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है ना, कि जब हीट करने पर टेम्परेचर कहां पहुंचना चाहिए? तब जाकर के रिएक्शन कंप्लीट होगा। तब जाकर के रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, अभी फिलहाल इस रिएक्शन में एक सब्सटेंसेस भी ऐड करना है। कुछ सब्सटेंस क्या करने हैं अपने को? ऐड करने, ताकि रिएक्शन क्या हो जावे? फास्ट हो जावे। उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को? कैटलिस्ट कहते हैं। सुना रहेगा आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर। कैटलिस्ट आर दी सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन एडेड टू मेक द रिएक्शन फास्टर। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस ऐड करना होता है, उस सब्सटेंसेस को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करवाना है। किसमें कन्वर्ट करवाना है? तो हाइड्रोजन गैस तो पास कर रहे, उसके अलावा हीट भी कर रहे। कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे? और उसके अलावा हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे, निकल। कौन सा कैटलिस्ट ऐड करेंगे? निकल का सिंबल क्या है? Ni। निकल का सिंबल क्या है? तो निकल कैटलिस्ट भी ऐड कर रहे। तो ये वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वनस्पति घी में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो व्हेन वेजिटेबल ऑयल इज एडेड विद हाइड्रोजन गैस एंड इट इज हीटेड, कहां तक हीट करना है? और कौन सा कैटलिस्ट ऐड करना है? तो ये वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ा था। पहली कंडीशन, टेम्परेचर कितना होना चाहिए और क्या ऐड करना है अपने को? तो जो टेम्परेचर मेंशन करना है और जो कैटलिस्ट जो हम लोगों ने ऐड किए वो हम कहां मेंशन करेंगे? एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे। समझ में आ रहा है? तो दिस इज पॉइंट नंबर 5। कोई कंडीशन फुलफिल करने के लिए वो कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा अपने को। यहां पर कहां मेंशन करेंगे हम? एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे। क्लियर है? समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 1, reactants are written on the left hand side, product written on the right hand side. Arrow indicate the direction of reaction. When there are two reactants or two products, set plus sign. To make the equation more informative, we have to mention the physical state. Example for solid S, liquid L.
इनसॉल्युबल सॉलिड या प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो। क्लियर है? फोर्थ, if heat is supplied from the reactant side, we have to indicate them by using symbol triangle above the arrow. If heat is released या liberated, release या फिर from the product side, so we have to mention plus heat करके in the product side. Fifth point में वो बोल रहा है certain chemical reaction have to fulfill certain condition. That condition should be mentioned above the arrow. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी, तो उसको हीट करें हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस तक, और कौन सा कैटलिस्ट ऐड किए, निकल कैटलिस्ट ऐड किए। क्लियर है? देखते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट, सिक्स वाला पॉइंट ये है कि कभी कभार हम लोग सर्टन एसिड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर HCl, HCl कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, तो जनरली एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर दे आर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको, उसमें पानी थोड़ा सा मिला हुआ है, उसको डाइल्यूट किया हुआ है क्या नहीं। कॉन्संट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म, कुछ भी पानी नहीं मिला हुआ है, एकदम प्योर है क्या नहीं। तो कुछ रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ में किया जाता है और कुछ रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड एसिड के साथ में किया जाता है। तो वो हम इक्वेशन में कैसे लिख के बताएंगे कि भाई हम लोगों ने डाइल्यूट HCl लिया है या कॉन्संट्रेटेड HCl लिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ इनिशियल लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट के लिए हम लिखेंगे DIL। क्या लिखेंगे, जब हम DIL लिखेंगे तो हमको समझ में आया कि भाई ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में लिया हुआ है, डाइल्यूट फॉर्म में लिया हुआ है। और अगर हम लिखेंगे कॉन्संट्रेटेड एसिड लिया हुआ है तो हम लिखेंगे CONC। क्या लिखेंगे, दैट CONC रिप्रेजेंट व्हाट, कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कुछ रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ में होंगे तो कुछ रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ में होंगे, तो वो डाइल्यूट और कॉन्संट्रेटेड भी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर? ऑल द 6 पॉइंट क्लियर? समझ में आया? अब इस सारे पॉइंट के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जहां पर क्वेश्चन बनता है, वो है ये वाला पॉइंट नंबर 5 है। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी, निकल कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, तो आपको उसका स्पेलिंग प्रॉपर लिखना है, निकल, और फिर उसका ब्रैकेट में उसका सिंबल भी लिखना है Ni। समझ में आ रहा है? तो निकल कैटलिस्ट Ni। क्वेश्चन क्या था, नेम द फॉलोइंग में विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू, तो कौन सा कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, सिंबल के साथ Ni। अभी आपको निकल तो याद रहता है लेकिन निकल की स्पेलिंग याद नहीं रहती है, तो आप लोग क्या करते हैं पता है, ये वाला स्पेलिंग लिख कर आते हो, निकल। व्हाट्सएप यूज करते हो, ज्यादा चैटिंग करते हो ना, निकल। तो एग्जाम में भी निकल जाता है ऐसे बिना मार्क्स दिए, तू तो बोला निकल गए है कि नहीं। तो भाई स्पेलिंग वगैरह भी जरा ध्यान देने का बराबर से। तो निकल का स्पेलिंग क्या है, NICAL, और उसका सिंबल क्या है Ni। क्लियर है? समझ में आया? अभी आपको करना क्या है, ये 6 के 6 पॉइंट जो मैंने आपको मेंशन किया है ना, वो आपको अपने ओन वर्ड्स पे लिखना है। क्या करना है, ओन वर्ड्स पे, कि मैंने आपको क्या समझाया। मुझे टेक्स्ट बुक का आंसर नहीं चाहिए, आप अपने ओन वर्ड्स पे लिखोगे। क्लियर? तो वो आपको घर पे लिख के लेके आना है, घर से। कल मैं पूछूंगा वो इंडिविजुअली क्या लिखा है करके, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो और एक नेम द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन लिखो। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, जगह छोड़ दो 6 पॉइंट के लिए, ओन वर्ड्स पे लिखने के लिए पूरा एक पेज छोड़ दो। उसके बाद लिखो विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, which catalyst is used to convert vegetable oil to vanaspati ghee, which catalyst is used to convert
वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी, विच कैटलिस्ट इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी? कौन सा कैटलिस्ट? निकल कैटलिस्ट, NiCKEL, निकल और Na, निकल कैटलिस्ट। क्लियर है? ये 6 के 6 पॉइंट्स पे कुछ भी डाउट है कहीं पर भी आपको, क्या ध्यान रखना है, ऐसा क्या है? अच्छा, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कुछ टाइम के बाद कि पॉइंट नंबर 4 पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, हीट सप्लाई किया गया है रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड से हीट बाहर निकली है, समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, प्रेसिपिटेट को लेकर के आपको पता है प्रेसिपिटेट कैसा होता है? आपने कभी ऑब्जर्व किए रहेंगे और आपको पता नहीं कि वो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं क्या। तो हमारे घर में हम कपड़े धोते हैं ना, तो पानी लेते हैं और उसके अंदर हम सर्फ डालते हैं, है कि? सर्फ डाल के क्या करते हैं, उसको ऐसा रिंस करते हैं, तो क्या होता है? फ्रोथ बनता है। क्या बनता है? फिर उस पर कपड़े डालते हैं, कपड़ों को थोड़ा 1-2 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं, 1-2 घंटे के बाद में उसको क्या करते हैं, फिर कपड़े को बाहर निकालते हैं धोने के लिए। फिर आप देखो, जो पानी जो अंदर बच जाता है, फिर वो पानी को ऐसा फेंकते हैं। जो वो पानी फेंकते हैं ना, तो आप देखो नीचे की तरफ वो आपको अनडिजॉल्व सर्फ दिखाई देता है। अभी ऑब्जर्व किया रहेगा आप, दैट अनडिजॉल्व वन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। वो क्या है? प्रेसिपिटेट। क्लियर? समझ में आया? 6 के 6 पॉइंट में कुछ भी डाउट है? एनी डाउट? तो आप ये 6 पॉइंट आप खुद से लिखोगे और मैंने अभी वो मेंशन किया है, वो आपने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, आगे। अभी सेम पेज पे एक एक्टिविटी किया हुआ है। देयर इज अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? AgNO3। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और वो एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है। किस फॉर्म में लिया हुआ है? और उसके अंदर ऐड किया हुआ है सोडियम क्लोराइड। क्या ऐड किया हुआ है? अच्छा, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? तो क्या किया रहेगा सोडियम क्लोराइड जब एक्वस में लिया है तो? NaCl। NaCl मीन्स, हाँ वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड मतलब 9th में पढ़े थे ना आप लोगों ने, कॉमन सॉल्ट, नमक, कॉमन सॉल्ट बेसिकली, है क्या नहीं? तो उसको पानी में क्या कर दिया हुआ है? मिक्स कर दिया हुआ है, तो इससे उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, है क्या नहीं? अब हो क्या रहा है इस रिएक्शन के अंदर? सिल्वर और सोडियम ये दोनों भी एक दूसरे की पोजीशन क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। एक दूसरे के पोजीशन क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज। सोडियम बोल रहा है सिल्वर को, मैं तेरी जगह पे आऊंगा। सिल्वर बोला ठीक है आ जा, मैं तेरी जगह पे आता हूं। तो इस तरीके से उनके जो आयन्स है ना, वो एक्सचेंज हो रहे हैं। आयन्स क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज। Ag इधर आएगा, Na उधर जाएगा, तो Ag इधर आएगा तो क्या होगा? नहीं, Ag इधर आ रहा है बेटा, AgCl, Ag, और Na इधर आ रहा है तो क्या आएगा? NaNO3, NaNO। तो इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या है ये? और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अच्छा, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर, और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, ये एक्वस है और ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। क्या है ये? अच्छा, इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होता है? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग? डाउनवर्ड एरो। तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड एरो मार्क करूंगा, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है सिल्वर क्लोराइड, तो कलर रहेगा। हर प्रेसिपिटेट का कलर होता है मोस्टली, हर प्रेसिपिटेट का कलर, और इसका कलर है व्हाइट। क्या कलर है इसका? व्हाइट कलर है। प्रेसिपिटेट का कलर क्या है? व्हाइट। तो ये रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? जनरली ये रिएक्शन में इसलिए लिखा रहा हूं आपको
क्योंकि इसके अंदर जनरली जो हमने 6 चीजों के बारे में जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वो इस रिएक्शन में है एक्चुअली में। हमने जब रिएक्शन लिखा तो लेफ्ट साइड में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, और देखो दो रिएक्टेंट था तो प्लस प्लस साइन इंडिकेट किया हुआ है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया हुआ है। प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो मेरा डाउनवर्ड एरो डाल दिया है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने हीट किया नहीं है तो इसलिए ट्राइंगल सिंबल नहीं है। हीट नहीं किया हुआ है तो कोई कंडीशन मेंशन होता नहीं है टेम्परेचर का, और मैं कोई कैटलिस्ट भी ऐड नहीं किया हुआ है। उसके अलावा मैं कोई एसिड यूज नहीं कर रहा ताकि मैं DIL डाइल्यूट या HCl या कॉन्सनट्रेट के लिए CONC यूज कर सकूं। ठीक है। अच्छा, बताना क्या चाह रहा हूं कि भाई जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो प्लीज उसका कलर ध्यान रखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कलर भी पूछता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, और मैं आपको बता रहा हूं एक बोर्ड एग्जाम में AgCl का कलर आया था। पढ़ के गए रहेंगे तो अच्छी बात है, व्हाइट ध्यान रहता है, तो कुछ भी कलर लिखते हैं, ब्लैक, ब्राउन, वॉयलेट, पर्पल, जो मन में आ रहा है वो लिख कर आ जाते हैं। ग्रीन जैसा फेवरेट लिख कर क्या आ जाते हैं, वो लिख कर आ देखते हैं अपन, है कि नहीं। तो कलर क्या है AgCl का, कॉपर सल्फेट का ब्लू, जिंक सल्फेट का कलरलेस। जिंक सल्फेट का क्या था, कलरलेस। ये कलरलेस है। पानी का कोई कलर होता है क्या, जिंक सल्फेट वैसा ही है, समझ में आया। तो कलर भी प्लीज ध्यान रखो आप। क्लियर।